चलिए दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत हम नदियों वाला जो अध्याय वो देख रहे थे। नदियों से संबंधित हमने उत्तर भारत की नदियाँ के अंतर्गत सिंधु नदी, सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में देख लिया था। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को मैंने दो भाग में विभाजित किया था या वर्गीकृत किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक वर्गीकरण होगा कि ऐसी नदी, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब कहाँ पर जाके मिल जाती है, या तो खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में मुख्य रूप से, है ना, क्योंकि खंबात की खाड़ी मुख्य रूप से अरब सागर का भाग है। तो ऐसी नदी जो पश्चिम में बहती हुई कहाँ चली जाए, अरब सागर में, ठीक। और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली ऐसी नदियाँ जो पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाए। तो पूर्व में बहने वाली नदियाँ, दो वर्गीकरण कर दिया। चलिए बारी बारी से देखते हैं। हम पहले देखते हैं पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ, या हम कह सकते हैं अरब सागर में जाके गिरने वाली नदियाँ। सबसे महत्वपूर्ण नदी पश्चिम में बहने वाली है नर्मदा नदी। तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी होगी नर्मदा नदी। उद्गम होगा अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी या विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, मतलब दरार घाटियों से होकर गुजरती है, ठीक है। भेड़ाघाट जलप्रपात, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल है एक भेड़ाघाट जलप्रपात। कहाँ पर है, जबलपुर के अंतर्गत। इंदिरा सागर परियोजना, दो परियोजना का नाम महत्वपूर्ण है। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, खंडवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के अंतर्गत। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, नाम याद रखिए। सारे परियोजना का नाम नहीं है बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजना ही आपको बता रहा हूँ जो आपको याद करना है। इतनी सारी बातें आपको नर्मदा नदी के संबंध में ध्यान में रखना है। अगली पश्चिम में बहने वाली नदी हमको याद रखनी है, वो है ताप्ती नदी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीचों बीच बहती है। जैसे कि मैंने बताया था, यह विंध्य श्रेणी है और यह सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा नदी दोनों के बीच से गुजरती है, ठीक है। मतलब एकदम ठीक बीच में नहीं, बोलने का तात्पर्य यह है कि विंध्य, सतपुड़ा और बीच में नर्मदा नदी बहती हुए कहाँ चली जाती है, अरब सागर में। अगली नदी जो आपको याद रखना है, जो पश्चिम दिशा में बहती है, वो है ताप्ती नदी। नाम याद रख लीजिए बस। उद्गम कहाँ है, फिर से मध्य प्रदेश से। ये भी नदी जो है वो विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो दोनों नदी को आपको याद रखना है किसके संबंध में, विभ्रंश घाटी के संबंध में। एक और तथ्य मैं आपको बता रहा हूं जिसे डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, मतलब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, जो पूर्व में दिशा में बहने वाली नदियां नहीं करती है। साथ ही साथ एक और आपको विशेषता ध्यान रखनी है पश्चिम में बहने वाली नदियों के बारे में, और वो है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी आपको याद रखना है माही नदी, मध्य प्रदेश से होकर। इसके संबंध में विशेष बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है माही नदी, मध्य प्रदेश से कहाँ चली जाती है, फिर ये राजस्थान, राजस्थान से फिर गुजरात, माही नदी। अगली नदी हमको याद रखनी है, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी से मतलब निकलती है, मतलब कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान से निकलती हुई चली जाती है गुजरात। नाम से क्लियर है, साबरमती। साबरमती स्थान कहाँ पर, साबरमती आश्रम कहाँ पर, गुजरात, ठीक। तो अहमदाबाद शहर जो है इस नदी के तट पर है, साबरमती नदी। याद रखें, पश्चिम दिशा में बह रही है, अरब सागर में जाके मिल जाएगी। अगली नदी हमको याद रखनी है जो है लूनी नदी। लूनी नदी के संबंध में आपको ध्यान रखना है, उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी, कहाँ पर, राजस्थान। कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, मतलब ये अरब सागर में जाके नहीं गिरती है ये नदी, ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। और एक संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मरुस्थल में बहने वाली नदी है और मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है, लूनी नदी। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण। अगली दो नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है, एक है पेरियार नदी जो केरल से है, पश्चिम दिशा में बहती है, और एक मांडवी नदी जो गोवा में है। यह सारी नदियां पश्चिम दिशा में बहती है, ध्यान रखेंगे।
उसमें से कुछ नदी अरब सागर, और अरब सागर से मतलब खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही है, ठीक है। वो गुजरात का जो ये वाला पोर्शन दिखता है ना आपको, ऐसा वाला, ये वाला पोर्शन खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पर जाके मिल जाती है, अरब सागर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो चाहे आप कहें अरब सागर में जाके मिलती है या खंबात की खाड़ी में मिलती है, एक ही मतलब है। मतलब जो जो नदियाँ जाके मिल रही है। लूनी नदी नहीं मिल रही है अरब सागर में, क्योंकि यह पहले ही विलीन हो जा रही है कहाँ पर, मरुस्थल में, मतलब कच्छ के रण में। अन्य नदियों के रूप में पेरियार और मांडवी, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, ये हो गई पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी का उदाहरण। आगे हम बात करते हैं पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, या पूर्व में बहने वाली नदियाँ, या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ। इसका क्रम मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर जमाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से जाके गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। इस नदी के बारे में विशेष बात यह याद रखना है कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। नाम से क्लियर है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण के कण, सोने के कण पाए जाएंगे। अगली नदी महानदी, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा से चली जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध तकरीबन 4.5 किलोमीटर, नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है, संबलपुर के पास उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे महानदी से संबंध में। उद्गम छत्तीसगढ़ से, लेकिन सबसे बड़ा जो लंबा बांध है वो हीराकुंड है, वो उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली नदी जो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देखिए, स्वर्ण नदी, फिर महानदी, फिर नीचे आएगी गोदावरी नदी। उद्गम ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नर्मदा नदी के बारे में क्या बताया था? प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और पूरे प्रायद्वीप भारत की बात करें तो पूरे प्रायद्वीप भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अच्छा इसको और क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। आगे बढ़ते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके संबंध में एक परियोजना याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी के संबंध में। कृष्णा नदी से नीचे आएंगे हमको मिलेगा कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है और भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है जिसका नाम है शिव समुद्र, वह इसी नदी पे बनाया गया था। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र, कावेरी नदी पे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी में बनाया गया था, लेकिन ये जल विद्युत परियोजना है जो कावेरी नदी में बनाया गया था। लेकिन सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी में बनाया गया था, जो कहाँ से निकल रही है? झारखंड से, ठीक है। अब देखिए इधर क्या लिखा है कावेरी नदी के बारे में कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण की गंगा कहा जाए मतलब एक क्षेत्र को लेके कहा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन है, तो गोदावरी। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो वो है कावेरी। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दो नदियों के उदाहरण जो पूर्व दिशा में या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं या किसी नदी की सहायक नदी है, वो है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो पूर्व दिशा में बह रही है। और एक नदी और आप ध्यान में रखना है आपको, पेन्नार नदी, कर्नाटक से निकल के पूर्व दिशा में बहती है। तो ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उदाहरण हो गया। अब पिछले क्लास से मैं कुछ और आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा जो छूट गया था पिछले क्लास से। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसके कारण बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ आता है। कोसी नदी आपको याद रखना है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वैसी कौन सी नदी के द्वारा बंगाल में बाढ़ आ जाती है, तो दामोदर नदी के द्वारा बंगाल में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। असम का शोक किसको कहेंगे, तो असम में कौन सी महत्वपूर्ण नदी बह रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ठीक है। ज्वार नदी का उदाहरण के तौर पे बात करें तो हुगली नदी को ज्वार नदी कहते हैं, क्योंकि ज्वार उत्पन्न होने से
नदियों का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और दिशा परिवर्तन के नाम से भी यह नदी काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? हुगली नदी, ज्वार नदी के नाम से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एक और बातें ध्यान में रखना बताना चाहूँगा आपको। एक अलकनंदा नदी जो मैंने बताया था और एक मंदाकिनी नदी बताया था, तो दोनों नदी का जो संगम है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है उस स्थान कहाँ पर हो रहा है? यह जो संगम है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। ठीक है, तो इतनी बातें जो है पूर्व क्लास से आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, यह थी नदी, भारत की नदियाँ। कुछ विशेष नदियों के बारे में हमने देखा, एकदम डिटेलिंग नहीं की, लेकिन हाँ जितना मैंने बताया है पूरी गारंटी है कि यहीं से परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मुझे अगर ऐसा लगता है कि इसके संबंध में कुछ और बातें आपको बतानी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में इस संबंध में और बना दूंगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इतनी सारी बातें आपके लिए जानना काफ़ी है नदियों से संबंधित, भारत की नदियों से संबंधित दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।